रफीक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला बोला पुलिस टीम पर। कहिंजरी चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और सिपाही समर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें दोनों को कानपुर रेफर किया गया है। महिला उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए पुलिस बल के साथ पहुंचे थे चौकी इंचार्ज। हमलावर परिवार समेत मौके से फरार हो गया है। हमलावर रफीक के खिलाफ पहले से ही कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम पर हमले की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के भिकदेव कहिंजरी गांव का ये मामला है। महिला उत्पीड़न के मामले में जब तफ्तीश करने पूछताछ करने पहुंची पुलिस पार्टी तो उल्टा उसी पर ही हमला बोल दिया। रफीक नाम के एक दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर। आपको बता दें कि रफीक के खिलाफ पहले भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। 12 से ज्यादा पुलिस वालों पर हमला किया गया। कहिंजरी चौकी इंचार्ज और सिपाही घायल हुए हैं और दोनों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उनको इलाज के लिए कानपुर रेफर करना पड़ा है। तो पुलिस टीम पर किस तरह से हमला बोला गया, घायल पुलिसकर्मियों का इलाज इस वक्त कानपुर में चल रहा है और दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दबंग रफीक ने पुलिस टीम पर हमला किया अपने साथियों के साथ मिलकर। 12 से ज्यादा पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इसमें कहिंजरी चौकी इंचार्ज गजेंद्र और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों का इलाज इस वक्त कानपुर में चल रहा है। कानपुर देहात में एक चौकी में कुछ पुलिस के साथ मारपीट हुई है। वो एक दबिश में गए थे जहां एक महिला को मदद करने के लिए उनकी कॉल पे 112 पे कॉल आई थी। उसके बाद उनकी मदद करने पहुंचे थे। तो चौकी से फोर्स पहुंची थी। उन पे अभियुक्तों के द्वारा कुछ पथराव करने की सूचना वहां से मिली है। उसमें एक सब इंस्पेक्टर और चौकी से एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल जिनको चोट लगी थी, पथराव में चोट लगी थी, वो दोनों लोग रिजेंसी में पहले सीएचसी पे फर्स्ट एड के बाद रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में पहुंचे हैं। उनकी बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इलाज किया जा रहा है और दोनों लोग अभी डॉक्टर से जो बात हुई ठीक हालात में हैं, दोनों कॉन्शियस हैं, बात कर रहे हैं और दोनों का जितने भी हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर तरीके से इलाज करवाया जा रहा है। उनका एक्सरे वगैरह और बाकी जिन लोगों ने हमला किया था अब आगे उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, एसपी कानपुर देहात से बात हुई है। वो लगातार अपनी अलग अलग टीमें बना के वहाँ पे दबिशें दे रहे हैं और बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ बहुत सख्त धाराओं में और सख्ती से कार्रवाई होगी। पुलिस के अधिकारियों को आपने सुना और अधिकारी कह रहे हैं कि टीम गठित की गई है और कार्रवाई भी जल्द होगी। और डीआईजी प्रीतिंदर सिंह की जुबानी आपने सुना कि वो क्या क्या कह रहे हैं। आरोपी रफीक के खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। 2 जुलाई 2020 की घटना और उसके बाद पुलिस की टीम पर जो हमला हुआ है, इन 2 तस्वीरों को आप देख रहे हैं, 2 घटनाओं को आप देख रहे हैं। कई सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं। महिला उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने गई थी ये पुलिस की टीम, लेकिन पुलिस की टीम पर हमला कानपुर की घटना। कानपुर में बिकरू कांड हर किसी के जहन में अभी भी है और एक बार फिर से पुलिस की टीम पर हमला। 12 से ज्यादा लोगों ने बताया चला कि इस घटना को अंजाम दिया। बिकरू कांड जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाए गए पुलिस वालों पर। और उसके बाद 20 मार्च 2021, देखिए 20 मार्च के दिन क्या हुआ था बिकरू में और उसके बाद 20 मार्च को ही एक बार फिर पुलिस वालों पर हमला हुआ है। हौसले आसमान पर है, 7वें आसमान पर है दबंगों के। हमारे संवाददाता रतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतीश, बताइएगा, बिकरू कांड की एक बार फिर से याद दिला दी और महिला उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने पहुंची पुलिस पार्टी पर इस दबंग ने हमला बोल दिया। अभी तक गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर बताया जाता है ये रफीक। देखिए, कानपुर देहात का रसूलाबाद कोतवाली है, उसमें कहिंजरी चौकी पड़ती है। कहिंजरी चौकी के चौकी इंचार्ज कल पहुंचे थे। विवाहिता जिसको ससुराल के पक्ष से निकाल दिया गया था घर से बाहर, तो समझौता कराने के लिए पहुंचे थे भीखदेव कहिंजरी गांव में। लेकिन रफीक जिसका घर था ये, उसने शुरुआती बातचीत के बाद
जो गजेंद्र पाल सिंह हैं कंजरी चौकी इंचार्ज और समरपाल सिंह जो हेड कांस्टेबल, 2 लोग पहुंचे थे समझौता कराने और बातचीत करने, उन पर पथराव कर दिया। करीब आधा दर्जन लोग बताए गए हैं जिन्होंने विवाद बढ़ने के बाद पुलिस चौकी इंचार्ज पर और हेड कांस्टेबल पर पत्थर से हमला कर दिया, पथराव कर दिया था, जिसमें वो घायल हुए और घायल होने के बाद उनको प्राथमिक तौर पर CHC ले जाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन जब उनकी हालत गंभीर हुई तो उनको कानपुर नगर रेफर किया गया था रीजेंसी हॉस्पिटल। अभी उनकी हालत कैसी है? फिलहाल उनकी हालत ठीक है और आपको ताजा अपडेट दे दें कि पुलिस ने रात में जो दबिश दी थी, ये लोग पथराव करने के बाद भाग खड़े हुए थे, फरार हो गए थे। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की अन्य टीमें लगी हुई हैं रफीक और उनके साथियों को पकड़ने में। तो फिलहाल 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है कानपुर देहात में टीमों की और कानपुर नगर में भी। जी बहुत शुक्रिया रतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरें हैं, 3 अलग अलग घटनाएं हैं और तीनों घटनाओं में जो सामान्य बात निकल कर आए है वो ये है कि दबंग ज्यादा बलवान दिखाई देते हैं पुलिस वालों की तुलना में। बेकरू कांड हुआ जहां पर विकास दुबे उसके गुर्गों ने पुलिस वालों पर हमला किया, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद अब पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है। पुलिसकर्मी हालांकि अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी हुई, खूब पत्थर बरसाए गए और उसके बाद कानपुर देहात में भी पुलिस पर हमला हुआ। खबर प्रयागराज से जहां पर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गैंगस्टर समेत 8 मुकदमों में पुलिस टीम ने वारंट तामील कराया है। अहमदाबाद जेल में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद को वारंट तामील करवाया। 2 दिन पहले ही पुलिस ने धूमनगंज के 5 जबकि कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर समेत 3 मुकदमों में रिमांड बनवाया था। ये बड़ी खबर, 8 केसेस में वारंट तामील करवाया गया। 2 दिन पहले ही 8 मामलों में जो है बनवाया गया। रिमांड बनने के बाद न्यायिक अभिरक्षा के लिए पुलिस ने सभी मुकदमों में वारंट जारी करवाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अतीक अहमद से जुड़ी हुई। पुलिस ने अहमदाबाद जेल में अतीक के बयान भी दर्ज किए हैं। अब गवाहों के बयान दर्ज कर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। तो वारंट जारी होने के बाद शनिवार को ही पुलिस की एक टीम अहमदाबाद जेल में पहुंची। अहमदाबाद जेल में जाकर अतीक अहमद को गैंगस्टर समेत 8 मुकदमों में वारंट तामील किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और अब गवाहों के बयान रिकॉर्ड होंगे और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अगली खबर वाराणसी से। मुख्तार के करीबी 5 बदमाशों की जेल बदली गई है। हिस्ट्री शीटर अशोक यादव समेत 5 लोगों की जेल को बदला गया है। अशोक यादव को कासगंज, पंकज चौबे को उन्नाव भेजा गया है, महराज को चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया, आशीष और रोशन सिंह सेंट्रल जेल बरेली में शिफ्ट किए गए हैं। तो मुख्तार के ये खास हिस्ट्री शीटर जिनकी जेलों को बदला गया है, 5 लोग कुल मिलाकर जो कि मुख्तार के गुर्गे हैं, जेल में बंद है, उन सब की जेलों को बदला गया है, ट्रांसफर किया गया है। कौन किस जेल में पहुंचा है ये हम आपको बता रहे हैं। मुख्तार के करीबी 5 बदमाशों की जेल को बदला है। सरकार ने फैसला लिया है। हिस्ट्री शीटर अशोक यादव समेत 5 लोगों की जेल को बदला गया। अशोक यादव को कासगंज, पंकज चौबे को उन्नाव जेल भेजा गया है। नितेश पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितेश, इस ट्रांसफर की कोई खास वजह? ऐसा आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी का अपराधियों के खिलाफ जिस तरह अभियान चल रहा है बीते दिनों, जिस तरह से आजमगढ़ में कुंटू सिंह पर कहर बरपा प्रशासन का, और अब एक बार फिर से अब सिर्फ मुख्तार ही नहीं बल्कि उनके करीबियों, मुख्तार के करीबियों को किस तरह से जेल से इधर से उधर ट्रांसफर करके इनका जो हौसला है उसको तोड़ने की कवायद से इसको जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि कहीं न कहीं जिस तरह से मिराज जिस तरह से मुख्तार का करीबी माना जाता था और जिस तरह से मिराज की बनारस में हस्ती थी, उसे देखते हुए कहीं न कहीं बनारस में रखना उसे ठीक नहीं माना जा रहा था। और इसके बाद अब मिराज को यहाँ से कहें तो मिराज को चित्रकूट जेल यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। उसके साथ अन्य कई को अगर बात करें तो अशोक यादव समेत 5 को यहाँ से उनके जेल बदले गए हैं। और आगे आने वाले दिनों में ऐसे कई अपराधी हैं जो यहाँ की जेलों में है। उनके आने वाले वक्त में आप बता रहे हैं कि इस तरह का और एक्शन और जो है
ये बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जालन में आपस में भिड़ गए छात्रों के दो गुट और इनके बीच में जमकर हंगामा देखने को मिला। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली इलाके के स्टेशन रोड का मामला है और अब तस्वीरें आप देखिए, ये दो गुट हैं आपस में और छात्रों का गुट है। पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए था, लेकिन मारपीट पर ज्यादा है और वर्चस्व का मामला ज्यादा देखने को मिलता है आजकल स्कूल कॉलेजेस में भी। और ये छात्रों का गुट और एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए इनको आप देखिए, जो कि वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं पूर्वांचल के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी पहुंचे फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने दशाश्वमेध घाट पहुंचकर मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया। साथ ही गंगा आरती में भी वो शामिल हुए। इस मौके पर मधुर भंडारकर ने कहा कि वो आने वाले दिनों में एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, इसे लेकर मां गंगा का आशीर्वाद लेने आए। जौनपुर में बीजेपी के प्रतिनिधियों ने योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मोदी और योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। भदोई में कोरोना वायरस ने फिर दस्तक दी है। महाराष्ट्र से अपने गृह जनपद में आए एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत हो गई। कोरोना से मौत की खबर से इलाके में सनसनी, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वनडे क्रिकेट के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन के बाद सूर्य कुमार यादव के घर पर जश्न। कासीपुर के हथौड़ा खानपुर क्षेत्र के मूल निवासी हैं सूर्य कुमार यादव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में 189 करोड़ रुपए की लागत से 373 विधानसभाओं की पर्यटन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा, धार्मिक स्थलों को पर्यटन के साथ जोड़कर रोजगार सृजित करें। देवरिया के पथरदेव विधानसभा में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 14 अलग अलग कार्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इन योजनाओं में करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। एडीजी वाराणसी ने आजमगढ़ में थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शुभारंभ किया। इस मौके पर एडीजी ने महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। कई महत्वपूर्ण रजिस्टर्स का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस्ती में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक किशोरी के साथ रेप में नाकाम रहने पर दरिंदे ने किशोरी की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। संत कबीरनगर में सराफा व्यापारी को गोली मारने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल भी जब्त की। तो पूर्वांचल सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में जो आंकड़ा आया है वो 442 का है। 442 पॉजिटिव केस मिले हैं और सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यहां से 115 केसेस सामने आए। पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना के केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश का जो सहयोग है वो 442 का है और राजधानी लखनऊ में 115 केसेस सामने आए हैं। चिंता वाली बात यह है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बेफिक्री भी बढ़ रही है। कोरोना वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लोग मास्क निकाल कर घूमते फिर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, बताइएगा, राजधानी लखनऊ की बात करें तो 115 नए केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत भी हुई है, तो ऐसे में क्या कड़ाई अब बढ़ती जा रही है अलग से? आस्था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, शतक पार कर लिया है कोरोना मरीजों ने। यहाँ पर संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। जो पुराने लखनऊ के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, चौक है, चौपटिया है और इसके अलावा आलमबाग में जो भीड़ वाले इलाके हैं, महानगर है, गोमती नगर, इंदिरा नगर जैसे इलाकों में तेज़ी से मरीज सामने आ रहे हैं। 4 बाग में जो रेलवे यार्ड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अब तक मरीज सामने आए हैं। 20 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। ये आंकड़ा 2 दिन पहले का जो था वो 12 मरीज वहाँ मिले थे। इस तरह से तेज़ी से जो संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तेज़ी से, उसकी तुलना में कार्रवाई कम हो रही है। जो कार्रवाई है, जिस तरह से शासन और प्रशासन को यहाँ पे जो स्थानीय डीएम हैं और कमिश्नर हैं उनको जिस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरत रहे हैं। हम आपको एक आंकड़ा ऐसा बताएंगे, जो दिसंबर में चालान हुए थे बिना मास्क जो घूम रहे हैं लोग, उनके चालान हुए थे 13,250 लोगों के चालान हुए थे, जबकि ये आंकड़ा धीरे धीरे
जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे ये आंकड़ा घटता जा रहा है। जनवरी में 11,616 चालान हुए थे, यानी जो 0.25 40 लाख के ऊपर आबादी है लखनऊ की, उसका अगर चालान तुलना हम करें तो 0.25% है। फरवरी में जो चालान हुए 3,697 चालान हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चिंताजनक बात है, लेकिन एबीपी गंगा की आप सभी से अपील यही है कि मास्क लगाए रखें। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको अवध क्षेत्र की खबरें दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कानून बनाए जाने की सूचना पर अयोध्या के संत समाज ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा, अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जाना चाहिए और निर्माण करने वालों पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बीजेपी सरकार में सपा नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। अंबेडकर नगर में शादी का झांसा देकर सालों तक अवैध संबंध बनाने का मामला सामने आया। साथ ही दूसरी जगह शादी होने के बाद आरोपी ने पीड़ित लड़की को अश्लील फोटो और वीडियो उसके वायरल कर दिए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाराबंकी पथराव मामले में 22 उपद्रवियों की गिरफ्तारी, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर विवाद हुआ था, इसमें पथराव भी हुआ और हालात अब काबू में। सीतापुर में थाना तंबौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सितुही में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। आग में 5 साल के मासूम की जलकर मौत, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलसे। अमेठी में निर्माणाधीन मकान के बाहर सो रहे युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। भतीजे को बचाने आई चाची पर भी बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर मौके से फरार हो गए। बात करते हैं उत्तराखंड की, यूपी की आज क्या होने वाला है। सबसे पहले यूपी की बात, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नाथ पंथ के सेमिनार में सीएम शामिल होंगे। महायोगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह और सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण करेंगे। पूर्वांचल के रंग कर्मियों के लिए 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इस केंद्र को बनाया गया है। इसके अलावा योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज भी कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज किसानों के बीच जाएंगे बीजेपी के प्रतिनिधि। 826 ब्लॉक में कार्यक्रम के जरिए किसानों के साथ संवाद किया जाएगा। किसानों के लिए सरकार की योजनाओं को जनप्रतिनिधि लोगों तक पहुंचाएंगे। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बीजेपी ग्राम चौपाल अभियान का आखिरी दिन है। आज बाकी बचे हुए ग्राम पंचायतों में लगाई जाएगी चौपाल। 3051 जिला पंचायत वार्ड में लगेगी बीजेपी की चौपाल। हर वार्ड में 4 बैठकें करेगी बीजेपी। यूपी के बाद अब बात उत्तराखंड की क्या रहेगा खास, आपको बताते हैं। आज जामनगर जाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पहला कुमाऊं का उनका दौरा। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के मौके पर आयोजित एक समारोह का हिस्सा बनेंगे। यहाँ गर्जिया मंदिर भी है, वहां पर दर्शन और पूजन करने का कार्यक्रम है सीएम तीरथ सिंह रावत का। और दोपहर को देहरादून तीरथ सिंह रावत आपको बता दें कि रवाना होंगे। इसके अलावा सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए आज बड़ा ऐलान हो सकता है। बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। देर रात तक बैठक चली और उसके बाद बड़ा ऐलान हो सकता है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक चली। बैठक के बाद कमेटी ने 6 नामों पर प्रस्ताव दिया। 6 नामों का प्रस्ताव रखा गया। स्वर्गीय विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के परिवार से भी नाम शामिल है।